किसी ने बहुत खूब कहा है कि जब खेतों में पसीना किसान का बहता है तब जाकर पेट इंसान का भरता है। 89.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आपने ट्यून किया है रेडियो केजीएमयू गूंज। मैं हूं आपके साथ आरजे अभिषेक। दोस्तों, भारत कृषि प्रधान देश रहा है हमेशा से, और ये बात हम सब जानते हैं कि वाकई में जब खेतों में किसान मेहनत करता है तब जाकर के अनाज मंडियों तक पहुंचते हैं और उसके माध्यम से लोगों के घरों तक पहुंचते हैं और लोग बहुत ही सुकून से अपना जीवन जीते हैं। लेकिन इस सुकून के पीछे कितने किसान ऐसे हैं जो अथक परिश्रम करते हैं, और शायद यही वजह है कि सरकार ये चाहती है कि ऐसे किसानों की आय दोगुनी हो, उन्हें कम लागत में ज़्यादा पैदावार मिल सके। और ना सिर्फ हमारी सरकार बल्कि बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो देश के किसानों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो खाद से संबंधित हो या उपकरणों से संबंधित हो। तमाम तरह की चीज़ें हैं जो किसानों के लिए बेहतर करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है ताकि कम लागत ज़्यादा उपज पाया जा सके। और इसी क्रम में जागरूकता भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण, हम ये कह सकें कि तरीका है जिसके माध्यम से किसानों को जागरूक किया जा रहा है या उन्हें ये बताया जा रहा है कि कैसे वो अपनी खेती को बेहतर बना सकते हैं, चाहे वो वैज्ञानिक तरीकों के बारे में हो, चाहे वो खादों की मात्राओं को लेकर के हो या खेती के तरीकों को लेकर के हो, समय के साथ खेती के तरीके को लेकर के हो। तमाम चीज़ें हैं ताकि जब वो जागरूक रहेंगे, उसके हिसाब से वो खेती करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि पैसे की लागत कम लगेगी और उपज वो ज़्यादा पाएंगे। इसी क्रम में हम आपको बता दें कि रेडियो केजीएमयू गूंज के माध्यम से इंडोरामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो किसानों के लिए तमाम तरह की खादें या जैसी सामग्रियां उपलब्ध करवाती है। उसने ये एक प्रायोजित कार्यक्रम आप तक पहुंचाने के लिए रेडियो केजीएमयू गूंज का माध्यम चुना है, और इसमें हम एक कार्यक्रम लेकर के आते हैं, देश की शान हमारा किसान। इस कार्यक्रम में बहुत सारे विषयों पर हम बातचीत करते हैं, और आज इसी क्रम में हमने जिस विषय का चुनाव किया है वो है टिकाऊ खेती में मृदा स्वास्थ्य का महत्व। अच्छा, टिकाऊ शब्द जब हमने बोला तो जाहिर सी बात है कि कुछ हम ऐसा सोचते हैं, ऐसा समझते हैं कि जो चीज़ें लंबे समय तक चलें, लेकिन खेती के प्रकरण में इसका क्या महत्व है, क्या अर्थ है, हम समझेंगे। क्योंकि आज हमारे साथ कृषि विशेषज्ञ के तौर पर इंडोरामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से मौजूद हैं सौमित्र केश पांडे जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो केजीएमयू गूंज पर। नमस्कार, धन्यवाद अभिषेक जी कि केजीएमयू के गूंज के माध्यम से आपने हमें किसानों के साथ जुड़ने का मौका दिया। और अभी जैसे आपने बोला कि भारत कृषि प्रधान देश है, तो निश्चित तौर पे लोगों की जीविका जुड़ी हुई है, और हमारे देश जो कृषि प्रधान है ये सिर्फ खुद ही नहीं खाद्यान्न उत्पादन कर रहा है, अपना पोषण कर रहा है, बल्कि विश्व को खाद्यान्न निर्यात भी कर रहा है, जिससे हमारे देश में ये भी पता चल रहा है कि कृषि की महत्व क्या है। जो आपने सबसे अच्छी बात बोली, टिकाऊ, जिसका मतलब है लंबे समय तक साथ में रहे, यानी कि आज जैसा है उसका रूप ना बदले, वो उतना सक्षम रहे। टिकाऊ का मतलब यही हुआ कि जैसे हम उदाहरण भी देते हैं कि ये बहुत टिकाऊ खिलाड़ी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको कोई आउट कर नहीं सकता है। तो इसी तरीके से खेती में टिकाऊ का मतलब है, आप कह सकते हैं खेती तो बहुत दिन से चली आ रही है, तो इसमें टिकाऊ क्या मतलब है, खेती पहले भी होती थी, आज हो रही है, आगे भी होगी। टिकाऊ का मतलब ये है कि जिस खेत में हम उपजा रहे हैं, इतना खाद्यान्न उत्पादन हो रहा है, इतने हमने दालें फलों का उत्पादन हो रहा है, उस मिट्टी को हम क्या उसी रूप में 10 साल बाद देखते हैं, यानी कि उसकी उर्वरता, उसकी क्षमता प्रभावित ना हो। इसीलिए शब्द है टिकाऊ खेती, जिसको हम सस्टेनेबल फार्मिंग बोलते हैं, जिसका उद्देश्य है कि जिस मिट्टी में हम आज उत्पादन दे रहे हैं, उत्पादन के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि मिट्टी की उर्वरता प्रभावित ना हो, मिट्टी उसी तरीके से उर्वरता उसकी बनी रहे, जिससे हमारे जो किसान भाई हैं वो ज़्यादा उत्पादन ले सकें, साथ में जो उत्पाद उस उर्वरक मिट्टी से तैयार हो रहा है वो अच्छा होगा। क्योंकि आपको पता है अगर कोई मिट्टी बीमार है तो उससे जो भी उत्पाद होगा वो भी बीमार होगा। जैसे आप लोग तो केजीएमयू, क्योंकि मेडिकल का इंस्टीट्यूट है,
जो अगर किसी गाय का हम दूध पिलाते हैं बच्चे को जिसको टीबी की बीमारी हो, तो निश्चित तौर पे संभावना रहती है कि वो उस दूध के माध्यम से बच्चा भी प्रभावित हो सकता है। इसीलिए हमको टिकाऊ खेती का विषय चुना है, क्योंकि इस माध्यम से हम ये भी सुनिश्चित करेंगे जो उत्पाद किसान ले रहे हैं, किसान उगा के देश को खिला रहे हैं, वो भी गुणवत्तापूर्ण हो। बिल्कुल सर, आपने अपनी बातों के माध्यम से बहुत बेहतर तरीके से बताया, लेकिन दो बातें हमें समझ में आई। एक तो आपने जिक्र किया मिट्टी की गुणवत्ता का, और दूसरा आपने जिक्र किया बीमार मिट्टी की, है ना। तो इन दोनों चीज़ों को अगर हम आपसे समझना चाहें कि जो गुणवत्ता है, आपने कहा कि वो टिकाऊ रहे, आज जो स्थिति में मिट्टी है हमारे खेत की, वो आने वाले 10 सालों में भी वैसी रहे तमाम खादों के इस्तेमाल के बावजूद। तो कैसे इसके बारे में हम अपने किसानों को बता सकते हैं? और दूसरी चीज़ आपने जो कही कि मिट्टी बीमार ना हो ताकि उससे जो उपज हो वो बेहतर हो सके, तो बात हम करेंगे मृदा स्वास्थ्य की। अच्छा, हम लोग तो जानते हैं कि लोग बीमार होते हैं, हम इंसान बीमार होते हैं, हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो बीमार मिट्टी का जो आपने जिक्र किया, इसका क्या मतलब है सर? फिर हम मृदा स्वास्थ्य की बात करेंगे। बीमार मिट्टी का तात्पर्य ये है कि जैसे मिट्टी कई प्रकार की होती है और हर मिट्टी की अपनी खूबी होती है। तो हमारे जो किसी मिट्टी को जांचने के पैरामीटर होते हैं कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। उसमें जो अगर हम बोल रहे हैं कि सैंड, सिल्क, क्ले, उनका परसेंटेज के हिसाब से डिसाइड होता है कि वो कौन सी मिट्टी है, और उसी मिट्टी के हिसाब से किसान भाई हमारी फसल का चुनाव करते हैं। दूसरा आधार रहता है कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, यानी कि ईसी जिसको हम विद्युत चालकता बोलते हैं, पीएच, ऑर्गेनिक कार्बन, ये उस मिट्टी में क्या है। क्योंकि जो ऑर्गेनिक कार्बन है ना, ये मिट्टी की आत्मा है। अगर आत्मा नहीं रही तो मिट्टी किसी काम की नहीं रहेगी। दूसरा है पीएच। पीएच आप इस रूप में समझिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम खाद तो दे रहे हैं, लेकिन उस विशेष पोषक तत्व एक पर्टिकुलर पीएच भी उपलब्ध हो पाता है। अगर पीएच उससे बहुत ज़्यादा आगे पीछे है तो खेत में तो है पोषक तत्व, लेकिन ले नहीं पाएगा। तो इस स्थिति में हम उस मिट्टी को बोलते हैं बीमार मिट्टी, क्योंकि बीमार है। तीसरा जो मैं बताऊंगा, जैसे मैंने आपको बताया भौतिक पैरामीटर, आपको फिर बताया आपको रासायनिक, इसी तरह के बायोलॉजिकल, यानी कि आपको पता है कि मिट्टी में असंख्य जो है जीवाणु हैं, लाभकारी जीवाणु, जो हमारी मिट्टी को की उर्वरता, हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बरकरार रखते हैं। हम जो भी खाद देते हैं वो पौधे तक पहुंचाते हैं और पौधे को सक्षम बनाते हैं कि अधिक पोषण लेके अधिक उत्पादन दे सके। लेकिन अगर हमारी मिट्टी में कार्बन नहीं है तो हमारी मिट्टी में लाभकारी जीवाणुओं की संख्या नहीं होगी, और जब लाभकारी जीवाणु नहीं होंगे तो आप कुछ भी उत्पाद डालेंगे वो पौधा नहीं ले पाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि स्वस्थ मिट्टी का होना जरूरी है, क्योंकि अगर मिट्टी स्वस्थ नहीं हुई तो हम खेती नहीं कर पाएंगे, यानी किसान भाई फसल नहीं उगा पाएंगे। बिल्कुल सर, अगर बीमारी पकड़ में आ जा रही है तो इलाज भी बहुत आसान हो जाता है और बेहतर हो जाता है। तो अगर मिट्टी की ये कमियां हैं जिसको बीमारी के तौर पर हम देखते हैं, तो उसके स्वास्थ्य का भी जिक्र करेंगे। तो मृदा स्वास्थ्य को लेकर के हमारे किसान भाई बहनों को आप क्या बताना चाहेंगे कि क्या मृदा स्वास्थ्य है और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? मृदा स्वास्थ्य का मतलब हुआ कि मिट्टी आपकी स्वस्थ हो, यानी कि उस मिट्टी में आप फसल को उगा सकें। जैसे मैंने बताया विभिन्न प्रकार की मिट्टी है, उसी के आधार पर किसान भाई अपनी फसल को उगाते हैं, चुनाव करते हैं कि हमारी मिट्टी कैसी है, बलुई दोमट है, काली है या रेतीली है, उसी हिसाब से वो अपनी फसल का चुनाव करते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम खेती करते करते हम उसमें अगर सही ढंग से उसमें उर्वरक का प्रबंधन नहीं करते हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट नहीं करते हैं या उसकी देखरेख नहीं करते हैं, तो हमारी मिट्टी धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य बिगड़ता जाता है। स्वस्थ मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा है या नहीं है, इसका साधारण है कैसे आप पहचानेंगे। एक तो अनुभव से पता चलता है, जैसे अगर आप बीमार हैं तो आपके शरीर में सुस्ती लगती है, बुखार लगता है, जिसको लक्षण बोलते हैं वो दिखता है। इसी तरीके से किसान भाई भी देखते हैं कि हमारी फसल की पैदावार, हम खाद तो उससे ज़्यादा डाल रहे हैं या उतना डाल रहे हैं लेकिन पैदावार हमारी घट रही है, तो इनको आभास होता है कि नहीं मेरी मिट्टी तो बीमार है। लेकिन बीमार है, लेकिन बीमारी कौन सी है इसका पता चलता है
जांच से। जैसे आप तो मेडिकल में है कि आपको कोई बीमारी है, डायबिटिक है, देखते हैं भाई कितना डायबिटीज़ है, उसी हिसाब से करते हैं, या बीपी है, शुगर है, जो भी है। तो बिना जांच के आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं आपको बीमारी कौन सी है और कितनी ज़्यादा है, क्योंकि शुगर पेशेंट है उसको डिफरेंट डिफरेंट डोज रहती है, मतलब उसकी सीवियरिटी कितनी उस आधार पे डॉक्टर साहब देते हैं। इसी तरीके से मिट्टी की जांच बहुत ज़रूरी है, लेकिन मिट्टी की जांच कैसे की जाए वो उससे भी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो सर यहाँ पे मैं वही जानना चाहूँगा कि जैसे हम अपनी बीमारी की अगर जांच करवाते हैं तो ब्लड सैंपल दिया या अल्ट्रासाउंड करवाया या जिस तरीके से उसकी जांच हो पाती है, मिट्टी में क्या प्रक्रिया है? अगर मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच करवानी है कि हमारी मिट्टी में क्या कमी है, क्यों बीमार है, क्या दिक्कत है, कैसे अपनी उपज को हम बेहतर बना सकते हैं या किस फसल का चुनाव कर सकते हैं, उसके लिए मृदा स्वास्थ्य की जो जांच होती है वो कैसे होती है, क्या प्रक्रिया है, किसान भाई बहनों को बताएं आप। बिल्कुल, बहुत सही सवाल है और मैं किसान भाइयों को फिर एक बार बोलूँगा, इस विषय को ध्यान से सुने, क्योंकि अब जो विषय मैं बता रहा हूँ ये लगभग जानते सभी लोग हैं, लेकिन इसका पालन नहीं करते हैं और इससे क्या क्या नुकसान होता है वो बहुत बड़ा होता है, वो मैं बताऊँगा। जैसे आपने बोला कि सर अल्ट्रासाउंड करानी है, ब्लड जांच करानी है, तो कैसे इसमें क्या होता है? तो अल्ट्रासाउंड में आप देखे होंगे डॉक्टर साहब बोलते हैं पानी खूब पिए रहो, और अगर शुगर की बात हो तो बोलते हैं खाली पेट हो कि खाए हो। मतलब आपका पैरामीटर इस बात पे निर्भर करता है कि जांच की क्या सही आए, कि जिस तरीके से उन्होंने बोला है उस तरीके से आपको सैंपल देना है, यानी सैंपल सही तरीके से पहुंचे। बिल्कुल आपने सही पकड़ा कि अगर आपने सैंपल सही नहीं लिया तो आपकी जांच की रिपोर्ट सही नहीं आई, क्योंकि उन्होंने बोला कि खाली पेट आना है, आपने बोला एक ही भटूरा खाए हैं, उससे क्या होगा, लेकिन आपकी पूरी रिपोर्ट को खराब कर देगा। तो इसी तरीके से किसान भाई सैंपल नमूना कैसे लें ये ध्यान से सुनिए और इसका पालन करिए, अन्यथा आप पूरा एपिसोड देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, लेकिन इस्तेमाल में नहीं ला पाएंगे, क्योंकि वही है सैंपल गलत दिया, रिपोर्ट गलत मिली तो गलत आपको प्रिस्क्रिप्शन मिलेगा। तो डॉक्टर साहब तभी सही आपको इलाज कर सकते हैं जब आप सही नमूना दें, सैंपल दें। सैंपल का है कि हम मिट्टी का कैसे कब लेते हैं सैंपल और कहाँ से लेते हैं, क्या प्रक्रिया है जो आपने पूछा। तो जैसे हमको जिसकी सैंपल नमूना लेना है तो ज़्यादातर जब अभी जैसे धान की कटाई हो गई है, खेत खाली हैं, तो ये सबसे बढ़िया समय है नमूना लेने का। आपको क्या करना है कि आप खेत पे जाइए, जिस खेत का नमूना लेना है, और वहाँ पे आपको वहाँ से नमूना लेना है। लेकिन आपको जानना पहले ज़रूरी है कहाँ का नमूना नहीं लेना है। पहला, मेड़ के पास से नमूना नहीं लेना है। अगर आपकी ज़मीन ऊंची नीची है तो आप ऐसे स्थान का नमूना नहीं लेंगे। ऐसा भी है खेत अभी खाली है, लोग घूरे की खाद खेत में डाल देते हैं, तो जहाँ पे आपकी अगर खाद पड़ी हुई है घूरे की, वहाँ पे नमूना आपको नहीं लेना है। और आप क्योंकि गांव में खेत के किनारे पेड़ भी होते हैं, तो आपको ये भी देखना है कि अगर वहाँ पे छांव पड़ रही पेड़ की, वहाँ का भी नमूना नहीं लेना है। तो ये तो मैं बताया कि आपको नमूना कहाँ कहाँ का नहीं लेना है, लेकिन लेना कहाँ का है। आमतौर पर किसान भाई क्या गलती करते हैं, उनको लगा नहीं मेरी अगर ज़मीन खराब है तो मुझे नमूना लेना है, तो सबसे खराब उनको जहाँ लगता है वहाँ का नमूना लेते हैं। या किसी किसान भाई लगते हैं नहीं गांव में तो सबसे बढ़िया हमारी मिट्टी है, मालिकियत सबसे अच्छी है, इससे बढ़िया किसी की मिट्टी नहीं, तो जहाँ उनको सबसे अच्छी लगती है वहाँ का लेते हैं। लेकिन क्योंकि आप जाँच के लिए दे रहे हैं तो आपको नमूना सही लीजिए, बिना भेदभाव के, बाइस्ड होके नहीं। तो आप क्या करिए, जहाँ से नहीं लेना है उसको ध्यान में रखिए और कंकड़ फेंकिए खेत में, और जहाँ पे जाए वहाँ से आप नमूना ले लीजिए। 8 से 10 जगह का आप नमूना करिए। क्या करना है आपको, पहले 2 से 3 सेंटीमीटर जो मिट्टी रहती है ऊपर की उसको खुरच दीजिए। इससे क्या होगा कि जो मिट्टी रहेगी वो मतलब उसमें कंकड़ रहेंगे या खरपतवार रहेंगे वो दूर हो जाएंगे। जब 2 से 3 सेंटीमीटर आप खुरच दें तो वी आकार का गड्ढा खोद लें, खुदाई कर लें। फिर वी आकार की खुदाई कितनी करें ये भी सवाल आता है। कुछ सोचते हैं कि अभी फावड़ा चलाने से बढ़िया है 4 सेंटीमीटर खोदें उसी की मिट्टी भर के दे दें, नहीं। आप वी आकार जब खोदते हैं पूरी मिट्टी बाहर निकाल लीजिए, फिर ऊपर से नीचे तक स्लाइस लीजिए पूरा। और कितना गहरी लेना है,
सामान्य तौर पे जो अनाज वाली फसलें हैं उसमें 15 सेंटीमीटर लेनी है, और जो आपकी अगर फल वाली फसलें हैं या जिनकी जड़ें गहराई तक जाती हैं उनके ज़्यादा गहरी लेनी है। यानी कि जहाँ तक जड़ें जाती हैं उस हिसाब से आपको चुनाव करना है। अब जैसे मैंने बोला ऊपर से नीचे तक आप स्लाइस ले लेते हैं, फिर उस मिट्टी को इकट्ठा कर लीजिए। इकट्ठा करने के बाद, क्योंकि मैंने बताया कि आप कई जगह से लेंगे तो मिट्टी आपकी ज़्यादा हो जाएगी, तो उसको क्या करिए 4 भाग में बांट दीजिए। 2 भाग रख लीजिए, 2 भाग फेंक दीजिए। इसी तरीके से आप करते रहिए जब तक आपकी मिट्टी का जो माप है वो लगभग 300 से 500 ग्राम ना हो जाए। और जब हो जाता है तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि ऐसा भी सोचता है नमी ज़्यादा लगे तो आप उसको ले आइए छाया स्थान पे। ऐसा नहीं कि धूप है हम सोचें कि धूप में रख देते हैं सूख जाएगी, छाया स्थान पे सुखाइए। और ध्यान रखिए जब पूरी प्रक्रिया कर रहे हों तो उस समय आप तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट का सेवन ना करें, वरना उसकी राख गिरेगी तो वो जो आपका रिजल्ट है उसको प्रभावित कर सकती है। तो इन बातों का ध्यान रखना है। और साथ में जब आपकी मिट्टी अगर थोड़ी उसमें ककरीली हो तो कंकड़ या कोई खरपतवार या जड़ें निकलती हैं तो उसको आप हटा लीजिए, और छाया में सुखाने के बाद इसको आप पैकेट में भर के रख दीजिए। उस पर अपना नाम लिखिए, मोबाइल नंबर लिखिए और अपना पता लिखिए, पिछली फसल क्या थी और आगामी फसल क्या ले रहे हैं वो भी लिखिए। ये आपको तरीका है किस तरीके से आप नमूना लेंगे। सर जानना चाहेंगे कि अगर ये सारी प्रक्रिया लोगों ने अपना ली उसके बाद नमूना कहाँ जमा करना है, और दूसरी चीज़ जो रिपोर्ट उसकी मिलती है कि आपकी मिट्टी में क्या कमी है, क्या चीज़ें हम बेहतर करने के लिए कर सकते हैं, वो क्या रिपोर्ट किसी विशेषज्ञ के पास लेकर के जाने की ज़रूरत होती है या उसमें सारा डेटा होता है कि आपको स्वयं पता चल जाए कि आपको क्या करना है? हाँ, ये तो बात सही है कि हमने जांच करवाई, लेकिन मेरी जांच का हुआ क्या? जैसे हम ब्लड दे के आते हैं, मैं उदाहरण हमेशा आपके मेडिकल की ले रहा हूँ क्योंकि आपका केजीएमयू विख्यात है लोगों को चिकित्सा सेवाएं देने के लिए। तो लोगों को रहता है रिपोर्ट कब तक मिल जाएगी और फिर लेने जाना पड़ेगा। अभी ठंडक आ रही है ना, किसी ने बोला कि 8 बजे रिपोर्ट आएगी, आपको लगता है फिर ठंडी हो जाना पड़ेगा। तो अभी मैं पहले बताता हूँ कि जब आपने नमूना इकट्ठा किया है तो आप कहाँ पे जांच करवाएं। जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पे आप जांच करा सकते हैं। इसी तरीके से गवर्नमेंट के बहुत से लैब हैं जहाँ पे जांच हो रही है, और अभी कैंपेन भी गवर्नमेंट ने चलाया था 2015-16 से चला रही है कि मिट्टी की जांच करें और किसानों को जो संतुलित खाद के लिए प्रेरित करें। तो आप वहाँ करा सकते हैं। इंडोरामा किसान भाइयों के लिए साल भर में 24,000 सैंपल लेती है और उसकी जांच करके उनको रिपोर्ट देती है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि हमारा उद्देश्य है किसान की मिट्टी स्वस्थ रहे, किसान ज़्यादा उपज ले और संपन्न हो। क्योंकि जो 2 गुनी आय है उसके प्रमुख भागीदार हम भी हैं कि हम भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी का जो सपना है उसके साथ इंडोरामा जुड़ी हुई है, और हम हर स्तर पे प्रयास करते हैं कि उसको पूरा करें। जब नमूना जमा करने का जो निकटतम प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र है वहाँ पे वो नमूना को जमा कर दें, वहाँ से हमारे प्रतिनिधि लेके जांच करवा के उनको रिजल्ट देंगे। अब रिजल्ट क्या है कि नमूना जाएगा फिर आएगा, समय लगता है, और आज सबके हाथ में मोबाइल है। तो अभी हम लोगों ने नया इनिशिएटिव लिया है, नया कदम उठाया है कि कैसे इस समय को, क्योंकि आपकी फसल कटी, नमूना लिया, भेजा, फिर रिजल्ट आएगा, समय काफ़ी लग जाता है। तो हम लोगों ने क्या किया कि जैसे जांच होती है वैसे किसान भाई के मोबाइल नंबर पे रिपोर्ट चली जाए, जैसे आप लोग रिपोर्ट भेजते हैं। तो उनको दोनों माध्यम से है। जिन किसान भाई के स्मार्टफोन नहीं हैं उनको SMS के माध्यम से जाती है, लिंक रहेगा, क्लिक करेंगे और ओपन रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। हाँ, कई जगह पे होता है लिंक पे क्लिक करने से किसान डरते हैं, तो हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनको भी जागरूक कर रहे हैं कि इस एड्रेस से आए तो आप कर सकते हैं। आप निश्चिंत रहिए कि इंडोरामा ने रिपोर्ट भेजी है। दूसरा जो व्हाट्सएप है, आज की तारीख में कोई ऐसा घर नहीं होगा जहाँ पे स्मार्टफोन ना हो, तो हम व्हाट्सएप पे PDF रिपोर्ट भेजते हैं, उसको किसान भाई देख सकते हैं। अब यह है कि हमको विशेषज्ञ के पास जाना की ज़रूरत है, नहीं है। विशेषज्ञ के पास जा भी सकते हैं, विशेषज्ञ हमारे प्रतिनिधि भी हो सकते हैं। साथ में अगर वो PMKSK पे जाते हैं जहाँ पे नमूना जमा किया, तो हमारे लोग जाके उनको चौपाल करके मीटिंगें करके उनको बताते हैं क्या पालन करना है। अगर नहीं भी जा पाए तो रिपोर्ट के आधार पे कौन सी खाद
कितनी मात्रा में डालनी है, सारा उसमें बताया रहता है। अभी जो जांच रिपोर्ट है, क्योंकि किसान भाई के लिए हमेशा संभव नहीं है कि हमेशा जांच करवाए, और हम भी चाहते हैं कि जो साल भर में हम 24,000 सैंपल करते हैं, नए नए किसानों को करें, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक अपनी सेवाएं दे पाएँ। और भारत सरकार के अनुसार जो सॉयल टेस्ट रिपोर्ट है, ये 3 साल के लिए मान्य होती है। यानी कि आपने जांच कराई है तो 3 साल आप उस आधार पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उस आधार पे आप उर्वरकों का चयन कर सकते हैं और अपनी फसल को उपजा सकते हैं। यानी 3 साल के बाद पुनः आपको ये प्रक्रिया अगर आप चाहें तो करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल और सर मन में आ रहा है, क्योंकि भारत में ऐसा प्रायः देखा जाता है कि अगर हमारे पड़ोसी ने कोई काम कर लिया तो हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि बस हमको भी वैसे ही चलना है। तो अगर हमारे बगल के खेत वाले ने जांच कराई है, उसकी जो रिपोर्ट आई है, उस आधार पर क्या हम भी अपनी खेती का चयन कर सकते हैं? नहीं, कोशिश आप करिए कि आप जांच कराइए, क्योंकि ये तो आप खेत की बात कर रहे हैं। एक पिता की 2 संतानें हैं, दोनों का व्यवहार, दोनों का शरीर, दोनों की बनावट अलग-अलग होती है, ठीक है? तो खेत में भी एक जैसा भी हो सकता है, लेकिन जब आपको जांच की सुविधा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई शुल्क नहीं है, तो आपको क्यों घबराना? आप आइए, इंडोरामा के साथ जुड़िए और उनकी सेवाओं का लाभ लीजिए। हम तो इसीलिए हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को सेवाएँ दे सकें। बिल्कुल। अच्छा सर, अब एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि टिकाऊ खेती की जब हम बात करते हैं तो मृदा स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बीमार मिट्टी को कैसे पहचानें, कैसे उसका इलाज करें, कैसे जांच कराएं, ये सारी चीज़ें आपने बता दी, और हम ये मान चुके हैं कि किसान भाई समझ गए हैं और वो अब इस प्रक्रिया को अपनाएंगे और उनकी खेती बेहतर हो जाएगी, मिट्टी बेहतर हो जाएगी। लेकिन अब मिट्टी बेहतर हो चुकी है, तो जो मृदा का स्वास्थ्य है उसको लंबे समय तक बनाए रखने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं कि भाई दोबारा हमें बीमार नहीं होना है? इसमें थोड़ा-सा मैं सही करूँगा जी। कि जैसे हम लोग इतना आसानी से बोलते हैं कि जैसे आपका तरीका अपना लिए, जाँच करा लिए। जाँच से तो हमको सिर्फ़ इतना पता चला कि मिट्टी बीमार है और ये बताया कि आपको उत्पादन के लिए क्या खाद डालनी है। लेकिन अभी हमने जो बात की, उत्पादन की बात की, लेकिन जो स्वस्थ शरीर है, वो शरीर कैसे होगा? जैसे डॉक्टर साहब बोलते हैं दवा दिए, उसके बाद बोलते हैं कि जाओ अभी बहुत ज़्यादा दौड़-धूप मत करना, आराम करना, ये भोजन खाना। तो अभी आपको ये जानना पड़ेगा कि हमको, ठीक है, पैदावार के लिए हमको क्या खाद डालनी है, लेकिन हमारा शरीर स्वस्थ हो, जो स्वास्थ्य की बात है, वो आता है कि कैसे होगा। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। किसान भाई भी खेती कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ें वो जानते हैं, लेकिन मैं फिर वही बोलता हूँ, जानते तो आप हैं, लेकिन फिर पालन नहीं करते हैं। थोड़े-थोड़े सोचते हैं चलो ऐसे भी कर लेते हैं, लेकिन खेती कितने लोगों का पोषण है, कितने लोगों का नहीं, आप तो सबका है। बिना अन्न खाए तो कोई जिंदा नहीं है, तो अन्न का तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसीलिए हमारे अन्नदाता का कोई विकल्प नहीं है, और उनको सशक्त बनाना, उनको उनकी आय को सुनिश्चित करवाना, उसमें योगदान करना हम सभी का कर्तव्य है। चाहे भारत सरकार हो, कंपनियां हों, आप जैसे इंस्टीट्यूट से जुड़े लोग हैं जो कि आपके माध्यम से अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो इसमें किसान भाई को क्या देखना चाहिए कि अभी क्या धारणा है कि मैं बीज ले आया, खाद ले आया, डाल दिया, उसके बाद सिंचाई हुई, रोग लगा, हमने कुछ कीटनाशक के डाले, कर दिए। लेकिन अगर हम जाएं कि पहले कैसे खेती होती थी, अगर वैसे हम खेती कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं तो उससे क्या लाभ होता है और उस लाभ को हम किस तरीके से सुनिश्चित कर रहे हैं। जैसे हम सभी लोग गांव से जुड़े हुए हैं, गांव में आप देखते होंगे कि जैसे मैं और क्षेत्र का हूँ तो यहाँ पे बोलते थे पलिहर, मतलब फैलो लैंड, कि एक फसल उगाए फिर छोड़ दिए, तो उस बीच में क्या था, थोड़ा सा उर्वरा शक्ति को रिवाइव करती थी। आज क्या है, जनसंख्या बढ़ रही है, उत्पादन चाहिए, तो हम तीनों सीजन में खेती करने की कोशिश करते हैं। अब मिश्रित खेती भी लोग करते हैं। मिश्रित भी खेती करते हैं। मिश्रित खेती फायदेमंद भी है। अब आपको होता है कि कौन कौन सी फसल मिला के आप सह फसली खेती जिसको बोलते हैं कर रहे हैं। तो एक तो यह है कि आप अपनी जमीन को अगर नहीं छोड़ पा रहे हैं, लेना है, तो उसका ख्याल आपको रखना पड़ेगा। किसान भाई कैसे ख्याल रख सकते हैं? जो बेसिक है, फसल चक्र का पालन करिए। फसल चक्र का मतलब हो गया कि आप 3 सीजन अगर लगा रहे हैं फसल, तो कोशिश करिए एक सीजन कोई दलहन जरूर हो। दलहन होगा तो आपके जो खेत के लिए
बूस्टर का काम करता है। ठीक है, तो दलहन जरूरी है। दूसरा है, अगर संभव हो पाए, जो हरी खाद है, हरी खाद का सनई ढैंचा, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बो दीजिए, जो फिर खेत में मिला दीजिए। तीसरा कि जो अभी पराली लोग जलाते हैं, जैसे पुआल, पैरा, अलग अलग बोलते हैं, अभी मैं कल आ रहा था तो कई खेत में जले हुए थे। आप जो समाधान है उसको आप समस्या मान रहे हैं। इतना आसान भी नहीं, लोग लगता है कि नहीं क्या करें इसका। आप उसको खेत में सड़ाइए, क्योंकि खेत में सड़ाएंगे तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा, जो कि मिट्टी की आत्मा है, बिना उसके नहीं होगा। और नहीं तो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी जब खेती कर रहे हैं तो उसमें जो ऑर्गेनिक कार्बन रिच उर्वरक हैं, ऑर्गेनिक खाद हैं, उनका इस्तेमाल करिए। जैसे बाज़ार में अगर आप देखेंगे तो शक्तिमान ऊर्जा उपलब्ध है, किसान भाई काफ़ी इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और बुआई के समय पारस वीटा डायमंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊर्जा आपको 1 एकड़ में 20 किलो इस्तेमाल करना है। पारस वीटा डायमंड अगर आपकी कैश क्रॉप है तो 10 किलो प्रति एकड़, नहीं तो आप 5 किलो प्रति एकड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसको बुआई के समय इस्तेमाल करना है। ऊर्जा ऊपर से भी टॉप ड्रेसिंग कर सकते हैं। तो ये हो गया, अगर आपको नहीं खादें मिल पा रही हैं ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने की, जैसे घूरा की नई खाद हो रही है, तो उसके लिए आप बाज़ार से भी ले सकते हैं। साथ में किसान भाई को ये भी होगा कि जो बायो फर्टिलाइज़र हैं, हम भूल जाते हैं। सामान्य तौर पे हम रासायनिक खाद पे निर्भर हैं, उसी का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमको बायो फर्टिलाइज़र पे ध्यान देना है, क्योंकि जो आप खाद दे रहे हैं उसको पौधे तक उपलब्ध बायो फर्टिलाइज़र बहुत मदद करता है। आप सीड ट्रीटमेंट करिए, कंद का ट्रीटमेंट करिए, आपका बहुत अच्छा होगा। जैसे आप दलहन भाई, जैसे चना की अभी अंतिम अवस्था में है, लेकिन जो भाई बुआई कर रहे हैं, राइजोबियम से ट्रीटमेंट करिए, काफ़ी अच्छा होगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि ऑर्गेनिक कार्बन बना के रखना है। दूसरा बताया कि आप हरी खाद को भी डाल सकते हैं। तीसरा जो मैंने बताया, बायो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो मैंने बताया कि फसल चक्र में आप दलहन का इस्तेमाल करें, और फसल में कभी भी उसके जो रेजिड्यू है पराली, उसको जलाएं नहीं, उसको खेत में रखें, उसको सड़ा के उसको कार्बन के लिए इस्तेमाल करें। तो अगर इस तरीके से करेंगे तो जो लंबे समय तक स्वास्थ्य है, जो खान पान से है, तो वही जब खेत में आप ये व्यवहार करना शुरू करेंगे तो अच्छा होगा। बिल्कुल, यानी एक पूरा आपने प्रोसेस बता दिया कि उस मृदा के स्वास्थ्य को कैसे बनाए रखा जाए, क्या क्या तरीके हम अपना सकते हैं। सर, एक चीज़ अक्सर किसानों के मन में आती है जब मृदा स्वास्थ्य का जिक्र करते हैं, तो उर्वरकों को लेकर के बहुत मतलब उधेड़-बुन चलती है मन में कि क्या सही है, क्या गलत है, क्योंकि मार्केट में आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कैसे वो चुनाव करें? पहले तो जैसे हम किसी चीज़ को मानते हैं ना, तो धारणा करते हैं, धारणा विकसित करते हैं अपने अंदर, और धारणा जब कर लेते हैं तो कभी-कभी भ्रांति में आ जाता है। तो किसान भाई को उर्वरक चयन करने में मैं थोड़ा-सा समय लूँगा और बताऊँगा कि किस तरीके से वो उर्वरक का चुनाव करें, क्या-क्या पैरामीटर रखें और कैसे वो अच्छे खेती कर पाएँगे। पहला है कि जो हमारे मन में भ्रांति है कि खेती अगर करनी है तो सिर्फ रासायनिक खाद डालना है, डीएपी, एमओपी, यूरिया डाले। और अगर कुछ किसान भाई ऐसे हैं जिनको लगता है कि आलू खेती इस क्षेत्र में कि बहुत ज़्यादा डीएपी डालते हैं, और डीएपी आपकी मिट्टी में जो नहीं इस्तेमाल होती पड़ी रह जाती है, लेकिन उनको ये रिस्क नहीं लेना चाहते, अगर मैं थोड़ा कम कर दिया तो क्या होगा। लेकिन आप डीएपी कितना बढ़ाइएगा, एक स्तर पे जो आपका होता है लागत और लाभ का जो अनुपात है, वो भी तो आपको देखना पड़ेगा। तो किसान भाई, आप किसी विशेष खाद पे निर्भर न रहें। अगर बाजार में उपलब्ध नहीं है तो आप अन्य विकल्प का इस्तेमाल करें। जैसे अगर डीएपी नहीं मिल पा रही है तो 20-20-0-13 भी करें, जिसमें 13% सल्फर भी है, जो कि सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है और मिट्टी में बहुत कमी है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि फॉस्फेट डीएपी कितना मिलता था, फिर उसके लिए 20-20-0-13 या एनपीके 12-32-16, एक नया एनपीके भी एनपीके 14-28-14 बहुत अच्छा काम कर रहा है। आलू के लिए एनपीके 10-26-26 रामबाण है। तो हम किसी विशेष खाद पे निर्भर न करें जो बोले कि हमारे पड़ोसी ने लाया और थोड़ा नाम है तो उन्हीं को हमको करना है। आप अन्य विकल्पों का इस्तेमाल करें, और विकल्प सिर्फ आप रासायनिक में मत चुनें। जैसे अगर आप फॉस्फेट की बात करें तो डीएपी नहीं मिल रही है, आप प्रोम, जैसे बाजार में प्रोम पारस वीटा प्लस के नाम से आते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और पोटास पूरा आयातित होती है, विदेश से आते हैं और समय से कहीं मिल भी नहीं पाती है। तो पोटास के लिए हम क्या कर सकते हैं,
पीडीएम पोटाश ड्राइव मोलेसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें पोटेशियम 14.5% होता है। और बाजार में आपको पारस नेचुरल पोटाश, देश के पोटाश के नाम से भी उपलब्ध है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका ऑर्गेनिक विकल्प। इसके अलावा आप वाटर सॉल्युबल जो जल विलेयक उर्वरक हैं उनका भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे 19-19-19, 13-0-45 बूंद के नाम से बाजार में आपको मिल जाएगा, या 00-50, तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम सिर्फ एक विशेष खाद पर निर्भर ना रहें। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि लागत हमारी ज़्यादा रही है, थोड़ा सा खाद कम करें, ऑर्गेनिक और रासायनिक मिला के करें, और बाद में कुछ हम स्प्रे कर लें, तो हमारी क्या होगा, जो इंटीग्रेटेड वाला है और बायो फर्टिलाइजर में बताया, इस तरीके से एकीकृत पोषण प्रबंधन से हम कर सकते हैं। लेकिन किसान भाई कभी कभी क्या करते हैं कि वो कहते ना हम डालेंगे तो यही डालेंगे, और बाजार में उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ पे फिर मिलावट की बात आ जाती है। बिल्कुल। कि उनको मतलब गए थे लेने बहुत तगड़ा कि इससे समझौता नहीं करेंगे, और पागे कूड़ा करकट। तो किसान भाई को थोड़ा सा ये भी समझने की ज़रूरत है कि हम नकली खाद ना पा जाएं, तो उससे कैसे बचें। और आपके माध्यम से मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि किसान भाई लैब तो लेके चलते नहीं, प्रयोगशाला है, जांच लें कि कौन सी खाद है, लेकिन कौन सी मिलावट होती है और कैसे उससे किसान भाई बच सकते हैं, थोड़ा सा 2-3 देसी तरीका मैं बताऊंगा। जैसे पहली खाद है डीएपी। डीएपी की पहचान सबसे बढ़िया है कि आप उसको तवे पे डालेंगे गरम, तो क्या करेगा, फूलेगा। लेकिन अगर आपका सिंगल सुपर फॉस्फेट है तो वो नहीं फूलेगा, और इसके दाने को नाखून से खुरचिए तो नहीं टूटेगा। तो अगर डीएपी और आपका सिंगल सुपर फॉस्फेट इनकी मिक्सिंग लग रही है तो फूल रहा है तो डीएपी, नहीं फूल रहा है तो आपका सिंगल सुपर फॉस्फेट है। कभी कभी किसान भाई इतना मतलब लोग कभी कभी उनको गलत सामान दे देते हैं और वो इस्तेमाल करते हैं कि डीएपी, जैसे मैंने बताया कि पोटाश ड्राइव मोलेसेस, कई जगह पे लोग डीएपी के रूप में, क्योंकि काला दाना देखते हैं लगता है डीएपी है, उसको करते हैं। उसको जाने के लिए आप सिंपल एकदम तरीका बढ़िया है कि फॉस्फेटिक जो खाद है और जो आपका पीडीएम जिसको बना के हैं, अगर इसको पोटाश के रूप में इस्तेमाल करना है बहुत बढ़िया खाद है। लेकिन अगर इसको हम मान रहे हैं कि नहीं ये डीएपी के रूप में है, तब तो काम करेगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर पोटाश है। तो क्या करना है, 4 दाना रखिए पीडीएम, और उसको चूना लगा के मसलिए खैनी में, और उनको सुंघाइए। अगर बहुत तीक्ष्ण गंध आ रही है तो इसका मतलब वो डीएपी है और फॉस्फेटिक है, और नहीं आ रही है तो पीडीएम है। तो और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, 4 दाना रखना है और मसल के सूंघना है। तो इस तरीके से किसान भाई अच्छी मतलब आसानी से पहचान सकते हैं। असली और नकली का फर्क यहाँ देख सकते हैं। और दूसरा एक और तरीका है डीएपी में। डीएपी मैं इसलिए ज़्यादा बता रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा कालाबाजारी इसी की सुनने में आता है, मिलावट का। कभी कभी पेपर में आता है कि नकली खाद बनाने की फैक्ट्रियाँ पकड़ी गई। तो हमारा भी होता है कि किसान जिसके बोरे में पैक कर देते हैं लोग, बदनामी उसकी होती है। अब तो 1 नेशन 1 फर्टिलाइजर के बाद तो भारत ब्रांड में आ रहा है, तो उसमें किसान भाई डीएपी और कर सकते हैं। पारस का जिंक घोलिए 33%, क्योंकि क्वालिटी की गारंटी है, असली होगा। क्योंकि पता चला आपने जिंक भी नकली लिया तो आप नहीं कर पाएंगे ना। दूसरे में डीएपी घोलिए, दोनों को मिला दिए, थक्का बन जाता है, जैसे माड़ होता है ना, जो पसामन कहते हैं, उस तरीके, हाँ चाणक चावल का, तो समझिए आपका असली है, और नहीं है तो नकली है। इसीलिए कभी भी डीएपी के साथ जिंक को मिला कर प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया हमारा डीएपी पहचानने का। सुपर का मैंने बता दिया। अब आते हैं यूरिया। यूरिया का पर बहुत आसान है, गरम तावे पे रखिए, कुछ भी नहीं बचेगा, सब उड़ जाएगा। दूसरा, आप उसको गिलास में डालिए, थोड़ी देर घुमाइए, पूरा घुल जाएगा। और यूरिया का अगर हाथ में लेके आप पानी में डालिए, आपको पूरा ठंडा लगेगा। तो ये हो गया यूरिया का पहचान। तीसरी जो खाद आती है एमओपी की। एमओपी को आप डालिए तो जो एक मिर्च के पाउडर जैसा ऊपर तैरने लगेगा, नहीं चिपकेगा नहीं। अगर इस तरीके का आपको दिख रहा है तो आप असली खाद ले रहे हैं। तो इसीलिए मैं इसको बताया कि आज मुझे मौका मिला था, तो इस माध्यम से केजीएमयू गूंज के माध्यम से मैं इस किसान भाई बता रहा हूँ, कहीं नहीं जाना है, दुकान पे खड़े खड़े आप जांच कर लिए। चलती फिरती लैब आपने लैब है, लोगों को बता दिया। आपका व्यवहारिक ज्ञान इससे बढ़िया लैब क्या होगा। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। तो एक तरह से हम ये देख सकते हैं कि आपने एक तो ये बताया कि भाई असली और नकली में आप त्वरित रूप में कैसे पहचान कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ जो एक आपने बात फोकस की थी कि जेनेरिक चीज़ों पे भी आप लोग ध्यान रखिए। जैसे एक होता ना कि हाँ किसी ने बता दिया कि इस नाम
की खाद आपको इस्तेमाल करनी है और आप उसके पीछे पड़ गए, भले ही वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है या शॉर्टेज पे है, तो आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। जबकि आप उसका सब्स्टिट्यूट आप देख सकते हैं, जैसे कि हम लोग आपस की बीमारी की बात करें तो जेनेरिक दवाएं हैं, पेटेंट दवाओं के पीछे भागने से अच्छा कुछ जेनेरिक दवाएं जो हैं उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उस तरह से आपने लोगों को सब बताया और उम्मीद ये है कि आज के इस कार्यक्रम से हमारे जो किसान भाई बहन हैं उनको बहुत बेहतर तरीके से टिकाऊ खेती के बारे में जानकारी मिली होगी और टिकाऊ खेती का संबंध जो मृदा स्वास्थ्य से है उसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी मिली होगी और बहुत बेहतर अंदाज में सर आपने बताया है। और चलते चलते कुछ मैसेज के तौर पर अगर आप हमारे श्रोताओं तक बात पहुंचाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि सर हमारे कार्यक्रम का एक समय निर्धारित है, बहुत लंबी हम बातचीत नहीं कर सकते हैं। हालांकि ज्ञान आपका सर इतना है कि हम कंटिन्यूअस कई घंटों बात हो सकती है, पर एक जो सीमा है उसके अंदर ही हमें काम करना है। तो कुछ मैसेज के तौर पर अगर हमारे श्रोताओं को आप बताना चाहें तो प्लीज़। नहीं, बिल्कुल। और ज्ञान हमारा शायद उतना बड़ा ना हो, लेकिन जो ज्ञान है उसकी कीमत तभी है जो किसान भाइयों को मैंने बताया है उसको अपनाएं। और ख़ासकर जो आपके मृदा का स्वास्थ्य गिर रहा है, आप सिर्फ रासायनिक खादों पर निर्भर न रहें, रासायनिक खाद के वैकल्पिक स्रोतों को भी देखें। साथ में मिट्टी में जो कार्बनिक खाद है, जैसे मैंने बताया बाजार में ऊर्जा के नाम से उपलब्ध है, शक्तिमान ऊर्जा या पारसवीटा डायमंड, उसको इस्तेमाल करें, जिससे आप अधिक उत्पादन के साथ साथ अपनी मिट्टी को अच्छा रख सकें और टिकाऊ खेती की अवधारणा को अपनी मिट्टी में, अपनी खेती में आप जिंदा कर सकें, उसके साथ चल सकें। तो सभी दर्शकों को धन्यवाद जुड़ने के लिए, आपको भी बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम देश किसान हमारा किसान, जिसमें हम आपको बता रहे थे टिकाऊ खेती में मृदा स्वास्थ्य के महत्व के बारे में। उम्मीद है आपको जानकारियां सही लगी होंगी। अगर इस संबंधित कुछ आप पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8887019138। आप हमें मैसेज कर सकते हैं और हमसे कोई भी जानकारी पूछ सकते हैं। अगर हमें पता होगा, वैसे तो नहीं पता होगा, हम विशेषज्ञों के माध्यम से ज़रूर आपके सवालों का जवाब आप तक पहुँचा देंगे। और बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए 89.6 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर रेडियो KGMU गूंज। धन्यवाद। KGMU गूंज। धन्यवाद सर।